नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग की डिमांड्स को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने की, क्योंकि आप लोग की डिमांड भी आ रही है कि आप चीज़ों को डीपली समझना चाहते हैं। जो भी चीज़ें, जो भी घटनाएं घटती हैं, डेली करंट अफेयर तो चलता रहेगा। डेली करंट अफेयर में हम लोग रोजाना टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन की बात करते ही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको डीप में समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक उनका बेस आपको ना पता हो तब तक आप उनको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आपको रटना पड़ जाता है। तो आपको रटना ना पड़े, आपको चीज़ों को अच्छे से समझाया जा सके, इस कड़ी में ट्रेंडिंग टॉपिक बनाया जाता है। लेकिन समय की मांग को देखते हुए, चूंकि बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं घटनाएं, तो ऐसे में बार बार डिजिटल बोर्ड पर वो चीज़ें नहीं लेकर आई जा सकती हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो छोटे टॉपिक होते हैं, उनको समझाना होता है, लेकिन समझ लो बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं होते हैं। तो ऐसे में मैंने कोशिश किया हुआ है कि कुछ टॉपिक्स को आपको ऐसे पीपीटी मोड में समझा दिया करूंगा, कुछ जो बड़े टॉपिक होंगे उसको डिजिटल बोर्ड पर आपको समझा दिया करूंगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में अभी ये जो एक न्यूज आई है, इसको हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू क्रॉस 111 बिलियन डॉलर, यानी 111 बिलियन डॉलर इन रेमिटेंस। तो ये रेमिटेंस क्या होता है, इसको हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। यहाँ पर आप एनडीटीवी का आर्टिकल भी देख पाओगे, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव ओवर 100 बिलियन डॉलर इन रेमिटेंस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि भारत 2022 में 111 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त किया है। आपके मन में आता होगा ये रेमिटेंस होता क्या है। देखो, रेमिटेंस होता है दोस्तों एक ऐसा धन, एक ऐसी मनी जो जो जिस देश के निवासी होते हैं वो दूसरे देश में कमा करके अपने देश में भेजते हैं। आप ऐसा समझो, जैसे मान लो भारत के बहुत सारे लोग, आप जानते हो, भारत से बाहर जाकर के अन्य देशों में कमाते हैं। कुछ खाड़ी देशों में जाते हैं, कुछ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको वगैरह में जाते हैं, ब्रिटेन, लंदन वगैरह में जाते हैं। तो वहां पर जो धन कमाते हैं तो वो अपने परिवार वालों को भेजते हैं। तो जब वो अपने परिवार वालों को भेजते हैं, वो रेमिटेंस के रूप में गिना जाता है। अब चूंकि ये विदेशी मुद्रा होती है, अमूमन यूएस डॉलर में आती है या समझ लो अन्य करेंसीज में आती है, तो ऐसे में भारत का मुद्रा भंडारण भी बढ़ता है, विदेशी मुद्रा भंडारण जो होता है। तो जब वो बढ़ता है तो इंडिया की जो वैल्यू होती है, मुद्रा होती है, वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप जानते हो ये बेसिक चीज कि आरबीआई उतना ही धन छाप सकता है जितना उसके पास विदेशी मुद्रा भंडारण होता है। मतलब फॉरेक्स रिजर्व आपके पास कितना ज्यादा है, यही डिसाइड करता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होने से समझ लो एक साख भी बढ़ती है, और इस फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करने के कई तरीकों में से एक तरीका ये रेमिटेंस होता है। मोटा मोटा आप समझ गए होंगे, अभी मैं और आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप महीने भर की करंट अफेयर चाहते हो कि किसी एक पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाए, तो इसके लिए एमजेटी एजुकेशन के द्वारा हर एक महीने ई बुक लॉन्च की जाती है। हम लोग पिछले 5 से 6 सालों से लॉन्च कर रहे हैं ई बुक। तो उसी कड़ी में काफी ज्यादा अनुभव भी है इसमें, किस प्रकार से चीजों को दिया जाए, कैसे क्वेश्चंस कंपाइल किए जाएं कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और आप एग्जाम में पूरा का पूरा करके आ जाओ। तो ऐसे में हर महीने की ये ई बुक तैयार की जाती है हिंदी और इंग्लिश में। आप जाकर के इसे एमजेटी ऐप से भी ले सकते हो, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा, मात्र 20 रुपए पे करके आप ई बुक प्राप्त कर सकते हो। तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको डिटेल वाइज, यहाँ चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस मिलेंगे। क्यूएनए मोड में भी होगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगा, ठीक है ना। तो आप इसे ले सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट आई, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। इसमें बताया गया कि 2022 में इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपीन एंड फ्रांस, ये जो थे, ये टॉप 5 ऐसे कंट्रीज थे जिनको रेमिटेंस सबसे ज्यादा मिला हुआ है। जिसमें अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 111.2 बिलियन डॉलर जो है ये रेमिटेंस प्राप्त किया है। यानी कि भारत के जो नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं, आप देखो शायद ही कोई कंट्री ऐसी बची होगी जिसमें कोई ना कोई भारतीय मूल का निवासी ना रह रहा हो। तो वो लोग अपने परिवार वालों को भेजते भी हैं कमा करके, भाई कमाने के उद्देश्य से गए रहते हैं। तो जब वो भेजते हैं तो दुनिया भर के देशों में जब अपने भारतीय फैले हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा तो होगा ही। लेकिन यहाँ पर देखो लगभग 2 गुने है, वो भी दूसरी पोजीशन वाले से। सेकंड पर मैक्सिको है, मैक्सिको ने 61.1 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त किया है। और तो और ग्रोथ भी अगर देखा जाए तो 2021 के मुकाबले, चूंकि ये रिपोर्ट 2022 की है, तो 2021 के मुकाबले 2022 में 19.6% की ग्रोथ देखने को मिली है इंडिया के रेमिटेंसेस में।
और वहीं मैक्सिको में 11%, मतलब बाकी में उतना ग्रोथ भी नहीं देखने को मिला है। देखो इंडिया के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ जो देखने को मिली है वो ग्वाटेमाला में देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पर 18.2 बिलियन डॉलर ही रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। अब आप रेमिटेंस का महत्व तो जान गए, तो इससे आपके मन में अभी तो खुशी आ रही होगी, लेकिन खुशी के साथ साथ एक ये चिंता का भी विषय है, इसको भी हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत आज से नहीं, बहुत पहले से ही सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता आया है। जैसे 2010 में अगर बात करें तो 53.48 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ था। 2015 में 68.91 बिलियन डॉलर का प्राप्त हुआ था। 2020 में 83 बिलियन डॉलर, और इस बार तो 100 बिलियन डॉलर भी क्रॉस कर चुका है इंडिया, और पहला देश बन गया है 100 बिलियन मार्क को क्रॉस करने वाला। तो इस बार 111.22 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है इंडिया को। अब इसमें मोस्टली देखा जाए ना, जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस वाले देश हैं, अगर आप यहाँ पर भी लिस्ट में भी आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर देखो आपको इंडिया दिखेगा, चाइना दिखेगा, इसके अलावा पाकिस्तान दिखेगा, इसके अलावा बांग्लादेश दिखेगा। एशिया के देश हैं और मोस्टली साउथ एशिया के देश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे हैं। तो इसमें ये कहा गया है ये चीजें कि साउथर्न एशिया वाले जो हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इसके, और वो भी किस प्रकार के, देखो यहां से जो जाते हैं मोस्टली ये लेबर वर्ग में जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। आप सोचोगे कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ जो है भारतीय है, गूगल के सीईओ भारतीय हैं, ये बात सही है। आईटी के रूप में भी बहुत सारे जाते हैं भारत की तरफ से, लेकिन मोस्टली जो जाते हैं वो लेबर माइग्रेंट जाते हैं, लेबर वर्क के लिए जाते हैं। और उसमें जो सबसे ज्यादा जाते हैं, जो सबसे ज्यादा अनुपात रहता है जाने का माइग्रेंट का, वो गल्फ कंट्रीज की तरफ रहता है। इसमें यूएई हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, यहाँ पर जाते हैं। वर्ल्ड मैप में अगर आप इनकी थोड़ा सा लोकेशन देखना चाहेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है। यहाँ पर देखिए बात की गई है पाकिस्तान, इंडिया, इसके अलावा बांग्लादेश, यहाँ से वर्कर जाते हैं। और कहाँ जाते हैं ज्यादातर ये यूएई में जाते हैं, कतर में जाते हैं, बहरीन, कुवैत या सऊदी अरेबिया वगैरह, यहाँ पर जाते हैं। इन्हें ही खाड़ी देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो पार्सियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, तो खाड़ियों के आसपास के जो देश हैं इसीलिए इनको खाड़ी देश कहते हैं। और यहाँ खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा मजदूर जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से और उसके अलावा भी ऐसा नहीं है केवल यहीं पर जाते हैं, भारत के जो मजदूर हैं ये सब जगह जाते हैं। जो आईटी क्लास के होते हैं, जो टेक्नोलॉजी या आईटी में अच्छे खासे प्रोफेशनल्स होते हैं, वो ब्रिटेन या यूरोपियन कंट्रीज या फिर अमेरिका, कनाडा ऐसे देशों को भी चुनते हैं। यूएई, कुवैत, कतर, इन सब में अगर देखा जाए माइग्रेंट कितना आते हैं, तो यूएई में 88% जो माइग्रेंट आते हैं ये यहाँ से आते हैं। 73% कुवैत में, 77% जो है कतर में आते हैं। ये सभी इंडिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, इथियोपिया, केन्या जैसे देशों से आए रहते हैं। मोस्टली माइग्रेंट की बात मैं कर रहा हूँ। और ये सभी काम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम में, डोमेस्टिक वर्क में, रिटेल में, इन सब में ये काम करते हैं। तो मैक्सिमम लेबर वर्क के लिए यहाँ पर माइग्रेंट जाते हैं। लेकिन क्या ये खुशी की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ये एक बात जरूर है कि इंडिया को इससे फायदा होता है कि भारत को रेमिटेंस मिलता है ज्यादा से ज्यादा, तो फॉरेक्स रिजर्व अपना मजबूत होता है। लेकिन वहीं पर दुख की बात यह है कि अगर भारत में इनको रोजगार मिल गया होता, भारत में इनको ये सारी चीजें मिल गई होती, तो ये वहां पर क्यों जाते? आप में से कुछ लोग कहेंगे अभी कि वहां पर जाते हैं क्योंकि वहां पर हाई सैलरी पे है। देखो वहां पर पेमेंट ऑब्वियसली ज्यादा है, लेकिन वहां पर पेमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी झेलनी पड़ती है वहां पर। जैसे वहां पर बहुत रिस्क होता है, इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्लोजन आ जाता है, एक्सेसिव फाइनेंशियल डेप्ट आ जाता है, इसके अलावा माइग्रेंट कॉस्ट, फिर जेनोफोबिया, वर्क प्लेस पर अब्यूजर्स जो होते हैं, ये सभी चीजें देखनी पड़ती है। वहां पर भेदभाव भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही मतलब गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है कि तुम एशियाई देशों से आए हुए हो या फिर यहाँ से पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या बांग्लादेशी हो, तो मतलब बहुत अच्छा वहां पर ट्रीट नहीं किया जाता है। वो सब चीजें वो लोग झेलते हैं। साथ ही साथ रिस्क भी रहता है, क्योंकि आप देखो कि वो जो मिडिल ईस्ट सेक्टर है वो हमेशा टेंशन में बना रहता है, कभी ईरान और बाकी अमेरिका के जैसे देशों की वजह से, इसके अलावा इसराइल और हमास आपने देखा, इसके अलावा सीरिया हुआ, इन सब की वजह से टेंशन भी बनी रहती है लगातार उस रीजन में। अभी आपने देखा कि 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में भारत से गए थे वर्कर, और वहां पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, कुछ वर्कर मर गए थे और उसको लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं चली थी। लेकिन अगेन वो लोग मतलब ऐसा सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह पर सिग्नेचर वगैरह पहले से ही कराए रहते हैं कि भैया रिस्क आपको देखना होगा, तो मजबूरी होती है वर्कर्स को भी वहां पर जाना। इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या रेमिटेंस प्राप्त करना जो
एक बड़ी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग का 111 बिलियन डॉलर प्राप्त हो रहा है एक साल में रेमिटेंस के रूप में। क्या वही तक हम लोग को सोचना चाहिए या फिर ये भी सोचना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा हाई रिस्की जोन है? जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले अभी इजराइल के लिए भारत से कई मजदूर गए थे और फिर पता चला इजराइल जो है उस पर ईरान से युद्ध छिड़ गया और ईरान से, हालांकि वो लंबा नहीं चला लेकिन टेंशन तो हो ही गया था। यहाँ पर जो उनकी फैमिलीज रह रही थी वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी कि अब क्या होगा, जबकि यहाँ पर बहुत ही हाई सैलरी पे करके या फिर बोला गया था, मतलब बहुत सारे वायदे किए गए थे कि ले जाएंगे तो वहां पर सैलरी भी बहुत देंगे, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब पूरा का पूरा देश टेंशन में है तो ऑब्वियस सी बात है, नुकसान होने के चांसेस तो रहते ही हैं। आप लोग की क्या राय है इस पर जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप जो है इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? अभी 1 मई को आप सबने देखा मजदूर दिवस मनाया गया, मई महीना ही चल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा ही मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है।